गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति के इस क्रम में वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का मूल्यांकन करेंगे। जैसा कि पिछले व्याख्यान में हमने पढ़ा था, वैगनर के अनुसार सभी भूखंड जो है वो एक भूखंड के रूप में थे या एक महाद्वीप के रूप में थे, जिसे इन्होंने पेंजिया के नाम से जाना। और फिर इस पेंजिया के मध्य भाग में विखंडन हुआ, जिससे टैथिस सागर का निर्माण हुआ और पेंजिया का उत्तरी भाग अंगारा या लॉरेंशिया और दक्षिणी भाग को गोंडवाना भूखंड के नाम से इन्होंने जाना। और धीरे धीरे ये भूखंड उत्तर और पश्चिम की ओर विस्थापित हुए, जिसके कारण इन नए महाद्वीपों का या वर्तमान जो महाद्वीप है इनका निर्माण हुआ। और ये जो पेंजिया था, इसके चारों तरफ एक सागर था जिसको इन्होंने पैंथालसा नाम से जाना, और वह सागर संकुचित होकर वर्तमान प्रशांत महासागर में परिवर्तित हुआ और उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम की ओर खिसकने से अटलांटिक महासागर, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर की ओर खिसकने से हिंद महासागर का निर्माण हुआ। इसी तरह से उत्तरी अमेरिका और जो यूरेशिया जो महाद्वीप है, इनके उत्तर की ओर खिसकाव के कारण जो नॉर्थ पोल है उसके चारों तरफ आर्कटिक सागर या महासागर का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार से इन्होंने अपने ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की जो परिकल्पना है इसको प्रस्तुत किया था। और इसमें इन्होंने इन महाद्वीपों के खिसकाव के लिए दो बलों को उत्तरदायी माना था, जिसमें एक तो था सूर्य और चंद्रमा का ज्वारीय बल और दूसरा था विभेदी गुरुत्व बल। इन दोनों बलों के द्वारा इन भूखंडों के अंदर उत्तर और पश्चिम की ओर खिसकाव हुआ, या हम कहें कि इनको मुख्यतः उत्तरदायी माना। आज हम बात करते हैं वैगनर के विस्थापन सिद्धांत का मूल्यांकन। इनका वैगनर का जो मुख्य उद्देश्य था ये था जलवायविक परिवर्तनों का अध्ययन करना या उनकी व्याख्या करना था। और इसमें या इस सिद्धांत को या जलवायु परिवर्तन को इन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन से स्पष्ट करने का प्रयास किया। जिसमें हम बात करें इस सिद्धांत के पक्ष में जो प्रमाण है, सबसे पहले ले हम भौगोलिक प्रमाण। भौगोलिक प्रमाण में खासकर हम उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के दोनों तटों को हम देखें तो इन तटों के अंदर परस्पर जो है वो सटने की जो है साम्यता हमें नजर आती है, जिसको जिगसॉ फिट के नाम से नाम इन्होंने दिया। तो इन दोनों का परस्पर एक जैसा होना, दोनों ही भूखंडों के जो दो दक्षिणी अमेरिका का पूर्वी तट और अफ्रीका का पश्चिमी तट जो है, ये एक साथ हम इनको साथ बैठाएं तो ये मिल जाते हैं। तो ये साम्यता जो है वो इसके पक्ष में प्रमाण के रूप में इन्होंने माना। इसी तरह हम बात करें तो इन्हीं दोनों महाद्वीपों के जो तटीय शैल और पर्वत श्रेणियां जो है वो लगभग एक ही काल और क्रम की हैं, यानी उनमें अत्यधिक समानता है। इसी तरह से अटलांटिक के दोनों तट जो हैं उन तटों के भूवैज्ञानिक इतिहास और संरचना में भी साम्यता इनको नजर आई। यानी जैसे जैसे भूगर्भ की शैलें हम देखेंगे तो दोनों का उम्र काल क्रम जो है वो एक जैसा ही नजर आया है। इसी तरह से यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के जो पर्वत जो हैं उनकी रचना में भी समानता पाई गई है। अब हम बात करें पठारी भागों की, तो जिसमें खासकर प्रमुख हैं ब्राज़ील का पठार और अफ्रीका का, दक्षिणी अफ्रीका का पठार, भारत का दक्कन का पठार और ऑस्ट्रेलिया का पठार जो है, ये सारे पठारी भूभाग जो हैं ये आंतरिक संरचना जो है इनकी समान है और संरचना की दृष्टि से हम कह सकते हैं समान है। इसी तरह से दक्षिणी अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका में भी खनिजों की समानता जो है वो नज़र आती है। तो डू टॉयट नामक जो विद्वान थे उनका जो है भूवैज्ञानिक, ये जियोलॉजिस्ट थे और भूवैज्ञानिक जो साम्यता जो है इन्होंने खासकर दक्षिणी अटलांटिक के तटों पर इसका इन्होंने अध्ययन किया। और इन्होंने दोनों तटों दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका की भूवैज्ञानिक समानता के अनेक उदाहरण देकर महाद्वीपीय विस्थापन परिकल्पना जो है, सिद्धांत जो है, इसका इन्होंने समर्थन किया। इसके साथ ही इन्होंने कई जो प्रमाण है वो पेश किए। इन्होंने कहा दक्षिणी अमेरिका में जो बाहिया ब्लांक के दक्षिण में स्थित क्षेत्र हैं, इसी तरह से दक्षिण अफ्रीका के यूटिन हेग जिले के दक्षिणी जूरबर्ग क्षेत्र की जो भूवैज्ञानिक संरचना जो है वो खासकर शैलों के अंदर बहुत ही उसमें समानता पाई गई है। इसी तरह से इन्होंने खासकर ये देखा कि
अंगोला और लुआंडा में क्रिटेशियस और टर्शरी युग के शैलों के जो समूह हैं ये उसी प्रकार से डिस्टर्ब्ड हैं जैसे कि दक्षिणी अमेरिका के बाहिया व सर्पी क्षेत्र के अंदर हैं। इसी तरह से इनके अनुसार भारत और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में जो आर्कियोजॉइक महाकल्प की जो शैलें हैं वो न केवल लिथोलॉजिकल दृष्टि से समतुल्य हैं अब बल्कि उनके जो स्ट्राइक या नती जो है उसकी दिशा भी एक जैसी है। इसके अलावा इन्होंने और भी अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए जिसके द्वारा ये साबित करने का प्रयास किया कि दोनों ही तटों के अंदर गहरी भूवैज्ञानिक साम्यता है। इसी तरह से यूरोप के जो कैलिडोनियन पर्वत हैं और उत्तरी अमेरिका के जो हर्सिनियन पर्वत जो हैं ये एक सीध में हैं और साथ ही इनमें समानता पाई गई है, यानी इनकी शैलों के काल और क्रम जो है इनके अंदर समानता है। इसी तरह से ब्राजील से दक्षिण अफ्रीका तक जो ब्राजीलॉइड्स नामक श्रेणी है और अर्जेंटीना से अफ्रीका के केप प्रांत तक जो गोंडवानाइट्स श्रेणी जो है ये भी एक ही काल और क्रम की मानी गई है। इसी तरह से अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका के मध्य कुछ स्थानों पर 400 से 800 किलोमीटर चौड़ा भाग जो है वो अवतलित हुआ और ये माना गया है कि वहाँ अटलांटिक की तली में सियाल जो है वो पाई जाती है जो कि एक भूवैज्ञानिक साम्यता को स्पष्ट करती है। इसी तरह से अगला प्रमाण जो इन्होंने विद्वानों ने इसके पक्ष में जो प्रस्तुत किया या वैगनर ने जो प्रस्तुत किया वो था जीवाश्मों में समानता। अटलांटिक के दोनों तटों पर जो जीवाश्म जो हैं उनका जब अध्ययन किया तो ये पाया गया खासकर जो सरीसृप है यानी रेप्टाइल्स हैं, मेसोसोरस हैं और इसी तरह से एक वनस्पति है जिसका नाम है ग्लोसोप्टेरिस। इस वनस्पति के जो जीवाश्म जो हैं ये दोनों ही तटों पर पाए गए हैं और दोनों ही तटों पर इनकी उम्र काल क्रम जो है वो समान है, यानी वर्तमान में ये भूखंड बहुत अधिक दूरी पर हैं और इन पर इन्हीं जीवों के जीवाश्मों का पाया जाना ये स्पष्ट करता है कि प्राचीन काल के अंदर ये भूखंड जो है परस्पर जुड़े हुए थे। इसी तरह से एक प्राणी है लेमिंग की एक हैबिट है, वो खासकर अपने ब्रीडिंग सीजन के अंदर लेमिंग के जंतु जो हैं वो पश्चिम की ओर यात्रा करते हैं और लेमिंग जो है वो स्कैंडिनेविया हम कहते हैं यूरोप का जो नॉर्वे स्वीडन वाला क्षेत्र जो है जो स्कैंडिनेविया में पाए जाते हैं और ये खासकर पश्चिम की ओर ट्रैवल करते हैं और उसके पश्चिम में स्कैंडिनेविया के पश्चिम में है अटलांटिक महासागर, तो वहाँ ये अटलांटिक महासागर के अंदर डूब जाते हैं। तो उनकी पश्चिम की ओर जाने की प्रवृत्ति से हमें ये पता चलता है कि प्राचीन काल में ये पश्चिम की ओर माइग्रेट होते रहे होंगे और उस समय हो सकता है उस काल के अंदर भूखंड कोई भूभाग रहा हो। और माना भी ये गया है कि हमारा वर्तमान सिद्धांत प्लेट टेक्टोनिक है उसके अनुसार भी हम देखें तो ये माना गया है कि उत्तरी अमेरिका हो सकता है यूरोप से जुड़ा हुआ हो। तो लेमिंग जो है उस काल के अंदर पश्चिम की ओर उत्तरी अमेरिका जो भूखंड है उसकी ओर माइग्रेट होते रहे हैं, जो कि ये टेंडेंसी आज इसके भी बिहेवियर से जो माइग्रेट होने का जो बिहेवियर उससे साबित होती है। इसी तरह से ग्रीनलैंड जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है और ये पाया गया है कि ग्रीनलैंड का पश्चिम की ओर खिसकाव हो रहा है, यानी ग्रीनलैंड में प्रतिवर्ष 32 सेंटीमीटर की दर से पश्चिम की ओर खिसकाव हो रहा है जिससे ग्रीनलैंड और कनाडा के जो मध्य की दूरी जो है वो परिवर्तित होती जा रही है। इसी तरह से हिमानीकरण के प्रभाव भी जो हैं वो अलग अलग महाद्वीपों पर इनका अध्ययन किया तो ये पाया गया कि जो कार्बनिफरस युग के अंदर जो हिमानीकरण हुआ था उसके प्रभाव खासकर फॉकलैंड, दक्षिणी अफ्रीका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया जैसे दूरस्थ स्थलखंड जो हैं उनमें समान हिमानीकरण के प्रमाण जो हैं वो पाए गए हैं, जो कि ये स्पष्ट करते हैं कि किसी न किसी काल के अंदर या खासकर कार्बनिफरस युग के अंदर ये सारे भूखंड जो है वो आपस में जुड़े हुए रहे होंगे। इसी तरह से अब देखें हम इस सिद्धांत के विपक्ष में तथ्य या हम कह सकते हैं कि सिद्धांत की आलोचना के रूप में हम लें तो अभी हमने बात की कि जो अटलांटिक तट के जो दोनों तट हैं या दोनों तटों में अभी हमने बात की थी कि दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका जो है इनको हम जिगसा फिट के रूप में मिला सकते हैं, लेकिन जब नए तकनीकी विकास के बाद में जब इनको मिलाने का प्रयास किया गया या हम बात करें
तो अटलांटिक तटों के अटलांटिक के जो दोनों तट हैं उनमें जो अंतर जो है उसमें ये जो जिग्सा फिट की हम बात करते हैं वो पूर्णतः फिट नहीं बैठती, क्योंकि ब्राज़ील के तट को यदि गिनी की खाड़ी जो अफ्रीका के पश्चिम में है उससे मिलाया जाए तो 15 डिग्री का अंतर शेष रह जाता है। इसका मतलब दक्षिणी अमेरिका को पूर्णतः हम अफ्रीका से नहीं मिला सकते। इसी तरह से अटलांटिक महासागर के मध्य भाग में अंतर महासागरीय कटक पाई जाती है जो कि काफ़ी विस्तृत है और उत्तर से दक्षिण तक इसका विस्तार है। और ये बताती है कि ये कटक जो है ये भूखंड जो है वो एक साथ नहीं रहे हैं। इसी तरह से इन्होंने वैगनर ने इन भूखंडों के विखंडन के लिए खासकर ज्वारीय बल को उत्तरदायी मुख्यतः माना था। तो इन्होंने ये बताया कि महाद्वीपों के पश्चिम की ओर प्रवाह के लिए ज्वारीय शक्ति जो है वो विस्थापन पैदा करती है, लेकिन वास्तव में हम देखें तो जो वर्तमान ज्वारीय शक्ति जो है वो भूखंडों को खिसकाने के लिए या विस्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। और यदि हम ये मान लें कि वर्तमान ज्वारीय शक्ति से उस काल के अंदर कार्बनीफरस युग के अंदर लगभग यानी 34-35 करोड़ वर्ष पूर्व यदि ये 100 करोड़ गुना अधिक थी, तो इतनी प्रबल या इतनी अधिक ज्वारीय शक्ति होगी तो पृथ्वी का जो रोटेशन जो है या परिभ्रमण जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो दोनों ही चीज़ें संभव नहीं है। यदि हम ज्वारीय शक्ति अधिक माने तो पृथ्वी रोटेट नहीं करेगी और कम माने तो भूखंड जो है वो विस्थापित नहीं होंगे। तो भूखंडों में विस्थापन तो हुआ है, लेकिन इसका कारण जो है वो ज्वारीय शक्ति नहीं है। इसी तरह से वैगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन केवल उत्तर और दक्षिण को उत्तर एवं पश्चिम दिशा में माना, लेकिन जो वर्तमान प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत जो इसका अध्ययन करें तो भूखंडों का खिसकाव अलग अलग डायरेक्शंस में होता है। तो पैंजिया के विखंडित होने या खंडित होने पर महाद्वीपों का विस्थापन जो है पूर्व, दक्षिण और पश्चिम की ओर हुआ। और इसी तरह से टेलर के मतानुसार भी हम बात करें तो इन्होंने बताया कि जो महाद्वीपों का विस्थापन है वो ध्रुवों से बाहर प्रत्येक दिशा में हुआ होगा। यानी हम केवल 2 ही दिशाओं को हम निश्चित नहीं मान सकते कि इन्हीं दिशाओं के अंदर खिसकाव हुआ है। इसी तरह से वैगनर ने ग्लोसोप्टेरस वनस्पति के प्रमाण केवल गोंडवाना भूखंडों में ही उपस्थित माने थे, लेकिन जो लेक नामक विद्वान हैं उनके अनुसार जब उन्होंने ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति के जो प्रमाण या फॉसिल्स के जो प्रमाण इकट्ठे किए तो उन्होंने भारत के अंदर और अन्य देशों में ये पाया कि भारत में खासकर कश्मीर, अफगानिस्तान, भारत में कश्मीर में, इसके अलावा अफगानिस्तान के अंदर, ईरान में और साइबेरिया में भी इसके फॉसिल्स पाए गए हैं। तो इससे ये बात गलत सिद्ध होती है कि सिर्फ ग्लोसोप्टेरिस जो है वो एक उसी क्षेत्र में सीमित थी। और इसी तरह से वैगनर कहते हैं कि इन्होंने अपनी एक बात बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी कही है। पहले तो ये कहते हैं कि सियाल जो है वो सीमा पर तैर रही है, यानी सियाल हल्की है और सीमा परत जो अधिक सघन और भारी है उस पर तैर रही है। दूसरा ये कहते हैं कि सियाल परत जब सीमा के ऊपर तैर रही थी तो सीमा परत ने सियाल के आगे अवरोधक का या बैरियर का कार्य किया, जिसके कारण उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तटों पर रॉकीज और एंडीज पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि हम दोनों चीज़ें एक साथ नहीं मान सकते, यानी या तो सियाल परत जो है वो सीमा पर निर्बाध रूप से नहीं तैर सकती, और यदि तैर रही है तो सीमा परत ने अचानक कैसे उसके सामने अवरोधक के या बैरियर के रूप में वो उसके सामने आई, जिससे इतनी बड़ी पर्वत श्रृंखलाओं का दोनों महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर निर्माण हुआ। तो इस बात को, ये जो इन्होंने वक्तव्य दिया, ये इसकी एक तरह से हम कहें आलोचना के रूप में हम ले सकते हैं। तो ये तो थी इसकी मुख्य आलोचनाएं। और फिर भी हम बात करें तो इसकी विश्लेषण करें सिद्धांत का, तो इस हालांकि इस सिद्धांत में कई कमियां हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वैगनर का सिद्धांत जो वर्तमान हमारा प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत जो है उसका आधार बना। यानी प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत ये बताता है कि हमारा पृथ्वी जो है, हमारी पृथ्वी जो है, इसका बाह्य भाग विभिन्न प्रकार की प्लेट से बना हुआ है और उस प्लेट्स के ऊपर महाद्वीप भी हैं, महासागर भी हैं। यानी प्लेट्स पूर्णतः महाद्वीपी भी हो सकती है, महासागरीय भी हो सकती हैं, या एक प्लेट पर आधा महासागर आधा महाद्वीप भी हो सकता है। तो ये प्लेट्स जो हैं ये खिसकती हैं और इनके खिसकाव के फलस्वरूप महाद्वीपों का निर्माण, महाद्वीपों और महासागरों का निर्माण हुआ। यानी महाद्वीपों या भूखंडों के अंदर खिसकाव तो हो रहा है, लेकिन उसका कारण
दूसरा है। और वैगनर ने जो विस्थापन माना, हाँ विस्थापन हो रहा है, लेकिन इन्होंने जो कारण माना वो सही नहीं था। इसके साथ ही जो प्रमाण कुछ तो उनके पक्ष में थे, कुछ जो विपक्ष में थे, उसके कारण हमारे नया सिद्धांत जो है वो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी जो है ये सामने आई। तो एक तरह से हम बात करें तो वैगनर के द्वारा सुझाए गए इस सिद्धांत से भूखंडों का या महाद्वीप और महासागरों का जो निर्माण की जो समस्या थी वो काफ़ी हद तक हम इस नए सिद्धांत यानी प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत द्वारा समझाने में काफ़ी हद तक सफल हुए हैं। तो अगला जो सिद्धांत है वो है हमारा प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। तो इसके द्वारा हम महाद्वीप और महासागर जो हैं उनकी उत्पत्ति को समझ सकते हैं। तो ये तो था वैगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत और उसका मूल्यांकन। तो हम कह सकते हैं वैगनर ने ये जो सिद्धांत दिया ये पृथ्वी के विभिन्न महाद्वीपों और महासागरों को की उत्पत्ति को समझाने का प्रयास करता है। धन्यवाद।